Okay, friends, suppose in the last lecture of history, we discussed revolt of 1857, and after that we started with the formation of Indian National Congress, moderate era and extremist era. And today we will start discussing the Gandhi era, suppose the most important phase of Indian history. मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज रहेगा है आप लोगों के लिए। अभी हिस्ट्री में जहाँ तक मॉडर्न इंडिया की बात है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को गांधी इरा के ऊपर पूछे जाते हैं। Ancient, medieval, modern, the maximum number of question will be on the modern India, 60%. उस मॉडर्न इंडिया में भी मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी ऑन द गांधी इरा, एंड गांधी इरा टिपिकली स्टार्ट्स आफ्टर 1915. सो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और आज के जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे हम लोगों के कि किस इवेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे सपोज इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। सो फर्स्ट विल बी द इमर्जेंस ऑफ गांधी in South Africa. After that, Gandhi came to India in 1915, and after that he started doing his own experiment of satyagraha, different. After that, Jallianwala Bagh massacre, Rowlatt Act, and Khilafat movement, and then we will end with the non-cooperation movement. All these phases will be important. अभी फर्स्ट टॉपिक रहेगा इमर्जेंस ऑफ गांधी। तो आप लोगों को आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल बी देयर ऑन द गांधी। डज नॉट मैटर इन विच एग्जाम यू आर अपेयरिंग, बट एटलीस्ट सिंगल क्वेश्चन ऑन गांधी जी। इट्स अ वेरी बिग पर्सनैलिटी। सो एज ए एस्पिरेंट यू मस्ट हैव टू नो द लिटिल थिंग्स अबाउट गांधी जी, कि जैसे व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी व्हाट इज द व्हेन गांधी वाज बोर्न, व्हाट इज द बर्थडे ऑफ गांधी। तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए 2 अक्टूबर 1869। उम्मीद कर दो कि पता हो गया आप लोगों को। नहीं पता होगा तो फिर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बट कोई बात नहीं। 2 अक्टूबर 1869 कहाँ पे हुआ है गांधी जी का जन्म, ये भी पता ही होगा आप लोगों को। पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे आता है? तो पोरबंदर आता है काठियावाड़ प्रिंसली स्टेट। इन विच स्टेट? गुजरात। फिलहाल के गुजरात में यहाँ पे आएगा। सो गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेर ही वॉज बॉर्न? ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ काठियावाड़ ऑफ टूडेज गुजरात। दूसरी क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो करमचंद गांधी थे, दैट मीन्स द फादर ऑफ महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी का व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ करमचंद गांधी? तो देखिए ध्यान में रखिए, करमचंद गांधी वाज अ दीवान। दीवान यानी आप लोग इसे फिनांस मिनिस्टर ऐसे कह सकते हैं। ये मिनिस्टर की एक रैंक होती है। और इनके पास 3 जगहों का चार्ज था, ये पोरबंदर, उसके बाद आप लोगों का राजकोट एंड बीकानेर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इन 3 जगहों पे ये एज ए दीवान करके काम करते थे इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ काठियावाड़। ये ध्यान में रखिए। आपको ये भी पूछा गया कि गांधी का जो हायर एजुकेशन हुआ था, दैट गांधी वाज अ लॉयर। सो फ्रॉम वेयर ही कंप्लीटेड हिज लॉयरशिप? सो ही कंप्लीटेड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम द लंदन। लंदन गए थे पढ़ने के लिए और वहां से पढ़ के आते हैं। एंड आफ्टर दैट इंडिया में वापस आते, और इंडिया में वापस आने के बाद ही गोज टू द साउथ अफ्रीका। सो क्वेश्चन आप लोगों को ये भी पूछा गया कि व्हाट वाज द रीजन दैट गांधी वेंट टू द साउथ अफ्रीका? सो ही वेंट टू द साउथ अफ्रीका रिगार्डिंग वन केस। क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा गया कि ये जिनकी केस थी उस क्लाइंट का नाम क्या था, कि किस क्लाइंट के गांधी जी केस लड़ रहे थे। तो उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला। अब ये दादा अब्दुल्ला जो, तो ये मोमिन मुस्लिम थे। ये मोमिन मुस्लिम यानी दिस मुस्लिम्स आर जनरली एंगेज्ड इनटू द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस। ये स्पाइसेस की ट्रेड करते थे, व्यापारी थे ये जो मसालों की ट्रेडिंग करते थे। और उनकी कुछ शिप का इशू था, तो उसके लिए उन्होंने गांधी को एज अ लॉयर करके अपॉइंट किया था। एंड गांधी वेंट टू द साउथ अफ्रीका टू फॉट दिस केस सपोज। क्वेश्चन ये भी पूछा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 24 मई 1893। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। ये इंसान यहाँ पे गया था 7 दिनों के लिए, बट बिलीव मी, he went to the South Africa and he literally
resides over there for the 21 years. 21 साल गांधी जी फिर साउथ अफ्रीका में रहते, कि उनका टिकट एक्चुअली 7 दिन का था, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ थिंग he resides over there for the 21-22 years suppose. And after reaching to the South Africa, Gandhi ji understand the need of revolution. Gandhi ji decided that the revolution will start from the land of South Africa, and there he fought multiple movements. Suppose he go to the, अभी सपोज ठीक है चले गए गांधी जी अभी साउथ अफ्रीका आप लोगों के। अभी साउथ अफ्रीका जाने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गांधी जी स्टार्टेड विच न्यूज़पेपर इन साउथ अफ्रीका, और which newspaper was started by Gandhi ji in South Africa to collect or to unify the opinions of Indian. So इसमें ध्यान में रखिए इंडियन का ओपिनियन यूनिफाई करने के लिए उन्होंने जो न्यूज़पेपर शुरू किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। Indian Opinion, this was the name of Gandhiji's newspaper. There he used to write regularly the political articles to unify the thoughts and to unify the Indians. Suppose after that question ये भी पूछा गया कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी, और विच ऑर्गेनाइजेशन was set up by Gandhi ji in South Africa. So remember it, Natal Indian Congress और नटल इंडियन कांग्रेस। नतल का मतलब होता है नेटिव, कि नेटिव इंडियन, कि जो साउथ अफ्रीका के नेटिव इंडियन थे उनके लिए ये स्पेसिफिक, और जो नेटिव इंडियंस है उनके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों ने ओपन किया था यहाँ पे। नतल इंडियन कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस न्यूज़पेपर, नेम ऑफ दिस न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, एंड अनदर टूल फॉर वर्किंग इज द नटल इंडियन कांग्रेस। गांधी, साउथ अफ्रीका, नतल इंडियन कांग्रेस एंड इंडियन ओपिनियन, 4 कीवर्ड्स, इसे ध्यान में रखिए आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया कि आफ्टर रीचिंग टू द साउथ अफ्रीका गांधी जी इज मेजर टूल टू फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वॉज, व्हाट वाज द टूल ऑफ गांधी जी टू फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो गांधी जी's टू इंपॉर्टेंट टूल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वॉज अहिंसा, non-violence and सत्याग्रह। First tool non-violence, passive resistance, and second tool सत्याग्रह। Remember this, multiple time क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लीज डू इट रिमेंबर। दूसरी एक चीज आप लोगों को पूछी जाती है कि ठीक है गांधी जी अभी साउथ अफ्रीका पूछे गए, बट व्हाट वाज द कैंपेन स्टार्टेड बाय गांधी जी एट साउथ अफ्रीका। तो ध्यान में रखिए इसमें गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो सबसे पहला कैंपेनिंग शुरू किया था, और द फर्स्ट कैंपेन फॉर द इंडियंस वाज सत्याग्रह अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप लोग इसे देख लीजिएगा, सत्याग्रह अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कैसा था ना, इंडियंस को साउथ अफ्रीका में हमेशा दे नीड टू कैरी देयर सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद देम व्हेनेवर दे आर ट्रैवलिंग और गोइंग। सो दिस वाज नॉट अ गुड थिंग सपोज। तो गांधी जी का ये कहना था कि जो सर्टिफिकेट का इशू इसे छोड़ दीजिए। एक बार क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि गांधी जी ने किस कैंपेनिंग के दरमियान, ड्यूरिंग विच कैंपेनिंग गांधी जी बर्न द सर्टिफिकेट। गांधी जी ने एक बार कलेक्टिवली एक मूवमेंट किया था कि सब लोग अपने सर्टिफिकेट लेके आएंगे और आग जलाई जाएंगे और उसमें सब लोग अपने सर्टिफिकेट डाल देंगे। सो दिस एक्टिविटी वाज टिपिकली परफॉर्म ड्यूरिंग द कैंपेनिंग ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906। प्लीज इंपॉर्टेंट ईयर ध्यान में रखिए, गांधी जी ने सबसे पहला अपना मैच ओपन किया था साउथ अफ्रीका में 1906 में। इसमें ध्यान में रखिए कि उन्होंने पब्लिक इवेंट किया था इन विच ही वॉज पब्लिकली बर्निंग द सर्टिफिकेट्स, इसे ध्यान में रखिए। दूसरा गांधी जी ने किया था कैंपेनिंग अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ माइग्रेशन, और थर्ड गांधी जी का फेमस कैंपेनिंग रहा था साउथ अफ्रीका में कैंपेनिंग अगेंस्ट द पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ द इंडियन मैरिजेस। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, किसी भी बुक में मिल जाएंगे आप लोगों को। व्हाट वाज द 3 इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी एट साउथ अफ्रीका। सो तीनों भी आप लोगों को लिखनी है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन गांधीज लाइफ अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, कि सबसे पहली कौन सी हुई थी। तो ये मूवमेंट्स भी पूछी गई आप लोगों को सीक्वेंस में, इसे ध्यान में रखिए।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एट साउथ अफ्रीका गांधी जी सेटअप विच आश्रम और गांधी जी सेटअप विच फार्म। तो ध्यान में रखिए, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो आश्रम ओपन किया था उसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय। कौन थे टॉलस्टॉय? सो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, ये नाम आपने सुना होगा शायद, काफी फेमस नाम है। लियो टॉलस्टॉय इज अ रशियन फिलोसोफर। रशियन, व्लादिमीर पुतिन के देश के है ये, रशियन फिलोसोफर। और गांधी की जो टूल्स है, सत्याग्रह, अहिंसा, पैसिव रेजिस्टेंस, सत्य, लव, ऑल दीज वैल्यूज गांधी जी टेकन फ्रॉम द लियो टॉलस्टॉय। यानी आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि लियो टॉलस्टॉय वाज द आध्यात्मिक गुरु ऑफ गांधी जी, स्पिरिचुअल लीडर हम लोग कहते हैं कि गांधी जी की इतनी पास पावर कहाँ से, तो ही यूज टू टेक दिस पावर फ्रॉम लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से इनकी पहचान हुई कैसे क्या? ये तो काफ़ी पुराने वैसे। लियो टॉलस्टॉय की किताबें पढ़ना शुरू किया था गांधी जी ने लंदन में, व्हेन गांधी जी वॉज परस्यूइंग हिज लॉयरशिप। वकील बनते बनते लियो टॉलस्टॉय की संगत में आ गए, और ये इतने पावरफुल लोग रहते कि फिर बड़े इजीली गांधी जी को अपने अंदर ले लिया, एंड गांधी जी गॉट इन्फ्लुएंस्ड विद द टूल्स ऑफ लियो टॉलस्टॉय। ये ध्यान में रखिए, टॉलस्टॉय फॉर्म ओपन एट साउथ अफ्रीका बाय गांधी जी। अभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया राज्य सेवा में कि जो लियो टॉलस्टॉय फार्म था उसका फंक्शन क्या था। तो बहुत बार, यानी गांधी जी का ये मोटिव इसके पीछे ये था कि द पीपल और द पीपल्स हु आर एंगेज्ड इन सत्याग्रह, उन लोगों के पास लाइवलीहुड का कोई मेजर नहीं था, तो ऐसे लोगों को गांधी जी उस फार्म में रखते थे, सो दे कैन फाइंड आउट द एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्फ सपोज। और गांधी जी यूज टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट इन द टॉलस्टॉय फार्म। सेल्फ सफिशियंसी, ध्यान में रखिए, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, गांधी जी गए 28 मई 1893 में गांधी जी गए साउथ अफ्रीका, और 21 साल बाद गांधी जी इंडिया में लौटते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। गांधी जी इंडिया में वापस कब आए? तो बहुत बड़ा दिन है ये इंडियंस के लिए, 9 जनवरी 1915। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग इसे मार्क ही करके रखिए, बहुत बार पूछा गया ये फैक्चुअल एग्जाम्स में। 9 जनवरी 1915। अभी क्वेश्चन ये भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट 9 जनवरी 1915 एज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, कि किस प्रकार से इस डे को सेलिब्रेट करते हो। तो हम लोग इसे आज सेलिब्रेट करते एज अ प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि गांधी जी भी एनआरआई थे, इंडिया में आए थे, तो हम लोगों ने इस दिन को पूरे दुनिया के जो एनआरआईज है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, उनके लिए डेडिकेट किया है। इसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया में कब शुरू हुआ था। तो ध्यान में रखिए, आज से एग्जैक्टली यानी इस साल से एग्जैक्टली 20 साल पहले द फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस वॉज यूज टू सेलिब्रेटेड इन द ईयर ऑफ 2003। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कॉन्सेप्ट थी, अटल बिहारी जी, भारत रत्न। क्वेश्चन तो पूछा गया बेटा इसके ऊपर, आप लोगों को बहुत बार पूछा गया है। सो डेट ध्यान में रखिए, 9 जनवरी 1915, एंड व्हाट वी सेलिब्रेट दैट डे एज अ प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे। दिस एनआरआई डे वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2003 एंड रिसेंटली इट हैज कंप्लीटेड 20 ईयर्स सक्सेसफुली, 20 ईयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गांधी जी इंडिया में आ गए। अभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि गांधी जी को इंडिया में आने के लिए किसने बुलाया था सपोज, और हु इनवाइटेड गांधी जी, और किसके कहने पे गांधी जी इंडिया पे आए थे। तो ध्यान में रखिए, अपने राजकीय गुरु के कहने के ऊपर वो इंडिया में आए थे। हमने एक इंसान को पहले पढ़ा है, गोपाल कृष्ण, गोपाल भी है, कृष्णा भी है, और इनका सरनेम है गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ही इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, राजकीय गुरु। काफी बड़ी पर्सनैलिटी गोपाल कृष्ण गोखले, यानी समझिए कि वो गांधी जी को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड द ऑरा ऑफ दिस पर्सन, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी इंडिया में आ गए हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा कि गांधी जी इंडिया में किस वेन्यू और किस पोर्ट के ऊपर आए थे। तो गांधी जी इंडिया में इंटर करते अपोलो बंदर, मुंबई, अपोलो पोर्ट और अपोलो डॉकयार्ड।
इंडिया में इंटर करते हैं, आ गए गांधी जी इंडिया में। अभी गांधी जी इंडिया में आने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ पे रहने के लिए जाते हैं कि व्हाट वाज द एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गांधी जी स्टेज इन द इनिशियल डेज आफ्टर कमिंग टू द इंडिया, सपोज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो गांधी जी ने अपना जो डेरा था या अपना जो बसेरा था, गांधी जी स्पेंड हिज इनिशियल डेज आफ्टर कमिंग टू इंडिया एट साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम बड़ा फेमस है ये आता है कौन सी स्टेट में? गुजरात में, अहमदाबाद। गुजरात में आएगा, कौन सी रिवर के ऊपर ये? साबरमती रिवर, काफ़ी फेमस है ये। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर इंडिया में आते हैं फॉरेनर, सो जनरली दे यूज टू विजिट दिस आश्रम, साबरमती आश्रम। सूत कताई की जाती है यहाँ पे। मोदी जी तो हमेशा ही जाते हैं। ठीक है, गांधी जी आ गए इंडिया में, बट गांधी जी जब भी इंडिया में थे तभी इंडिया में क्या चल रहा था? सो जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, व्हेन गांधी केम टू इंडिया दैट टाइम द इंटायर इंडिया वाज एंगेज्ड इनटू द होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? होम रूल लीग मूवमेंट लोकमान्य तिलक एंड एनी बेसेंट। 1916 का ये ईयर था। तो क्वेश्चन ये है कि गांधी जी इंडिया में आने के बाद होम रूल लीग मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? सो रिमेंबर, गांधी जी डिड नॉट सपोर्टेड द मूवमेंट, दिस होम रूल मूवमेंट। ऐसा नहीं कि अपोज किया था, बट ही डिड नॉट इवन सपोर्टेड। बट ऑब्वियसली जिन्होंने मूवमेंट शुरू की थी वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग थे। लाल बाल पाल की गैंग के आप लोगों के आप लोगों के लोकमान्य तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जो थे वो थे मॉडरेट, गोपाल कृष्ण गोखले, और दोनों भी एकदम पक्के दुश्मन थे ये। सो कोई चांस भी नहीं कि गांधी जी लोकमान्य तिलक की इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। सो उन्होंने कहा था गांधी जी ने कि आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बिकॉज ऑलरेडी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज गोइंग ऑन एंड द इंटायर ब्रिटिश एम्पायर इज engaged or busy into the World War I. So I then don't think so that they will listen to us. This is not a peaceful time. Communication or talks or dialogues are generally performed at the peaceful time. So he did not supported the Home Rule League movement started by Lokmanya Tilak. अभी दूसरी बात यह है कि गांधी जी इंडिया में आते हैं और गांधी जी इंडिया में आने के बाद किसी भी तरह का पॉलिटिकल एजुटेशन शुरू नहीं करते, और गांधी जी सोचते हैं, ये डिसाइड करते कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल विजिट और आई विल टूर इंटायर इंडिया, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द इंडियंस एंड देन आई विल डिसाइड माई नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव। अभी क्वेश्चन ये कि गांधी जी ने किसके कहने पर किया, बिकॉज इवन दिस थिंग वॉज गाइडेड टू द गांधी बाय गोपाल कृष्ण गोखले, अगेन द सेम पर्सन। So Gandhiji did not started any political agitation immediately. He first of all toured entire India from north to south. Railway was there. So रेलवे के हिसाब से ये घूमते हैं और सोशो इकोनॉमिक को समझने का, पोजीशन को, सिचुएशन को समझने का ट्राई करते हैं। अभी गांधी जी को एक बार पूछा गया था कि मिस्टर गांधी, what is mean by politics according to you, और what does political mean for you? So गांधी जी के पॉलिटिक्स के बारे में ये व्यूज थे। गांधी सेज पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ये भी ध्यान में रखिए, एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर की, जहां पे आप लोग पब्लिक का कल्याण करोगे, जिस कार्य से जनता का कल्याण किया जाता है, मेरे हिसाब से उसे राजनीति कहना चाहिए। अभी आप लोग देखिए गांधी जी का आइडियलिस्टिक डेफिनेशन, एक टिपिकल आइडियलिस्टिक, एकदम आदर्शवादी डेफिनेशन। अभी आप लोग ये सोचिए कि ये डेफिनेशन आज के समय में लागू पड़ता है क्या? द एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर। पर कोई बात नहीं है, दिस वॉज द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गांधी जी। अभी गांधी जी इंडिया में आ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, एकदम ग्राउंड तैयार कर लेते हैं अपने आप के लिए, और गांधी जी अपना फर्स्ट T20 मैच खेलते हैं, फिर छोटा सा शॉर्ट बट स्वीट वाला मैच जो वो जीत भी जाते हैं। ये पहला मैच हुआ था आप लोगों का चंपारण्य सत्याग्रह, चंपारण्य मूवमेंट और चंपारण्य सत्याग्रह, ध्यान में रखिए। द फर्स्ट
मैच ऑफ गांधी जी इन इंडिया ऑन होम ग्राउंड। ये मैच खेली गई थी 1917 में, और इसे हम लोग फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी कहते हैं। फिर सविनय कायदे भंग, फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस, सिविल रूल्स, सिविल लॉज, आई एम नॉट गोइंग टू ओबे, डिसोबे, सिविल डिसोबीडियंस। मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं सरकारी चीज़ों के ऊपर बहिष्कार डाल दूंगा, आई विल गो एंटी ब्रिटिशर सपोज, बट किसी तरह का वायलेंस का यूज़ नहीं किया जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह, इसको आप लोग 4 स्टार मार्क कर सकते हो डायरेक्टली, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ गांधी जी ऑन होम ग्राउंड वॉज स्टार्टेड ऑन 1917, द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये जैसे कि पहला सत्याग्रह था इंडिया का, गांधी ने इसके पहले कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं, तो जो कुछ परफॉर्मेंस उन्होंने दिए वो तो फॉरेन लैंड के ऊपर, साउथ अफ्रीका में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमिनेंट पर्सनालिटी कॉइन्ड द टर्म सत्याग्रह। सत्याग्रह या शब्दाचे, या टर्मचा सर्वात प्रथम उपयोग भारतामध्ये पुढीलपैकी कुठल्या राजकारण्याने केला है, किस पॉलिटिकल लीडर ने किया? तो बट ऑब्वियस सत्याग्रह ये कॉन्सेप्ट किसका है? हमारे आदरणीय बापू जी का, गांधी जी का सत्याग्रह। अभी ठीक है, गांधी जी चले गए, सत्याग्रह चंपारण्य को, हु वॉज द पर्सन हु इन्वाइटेड गांधी जी टू लीड दिस सत्याग्रह चंपारण्य मूवमेंट, और व्हाट वाज द कॉज? एक इंसान थे बिहार के रहने वाले जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। एक दिन राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के घर पर रात को पहुंचते हैं, बहुत ही, यानी ये काफ़ी एजेड इंसान था, 70-80 साल की उम्र थी, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे जगह से आया हूँ, और बात यह है कि मैं जिस एरिया को बिलोंग करता हूँ, बिहार के चंपारण्य, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा 3 काठिया सिस्टम चलाई जाती है। 3 काठिया यानी आपका जो फार्म लैंड रहेगा उसको 20 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और 20 में से 3 पार्ट जो थे, उस 3 पार्ट के ऊपर आप लोगों को इंडिगो प्लांट करने के लिए लगाया जाता था। इंडिगो का मतलब होता है नीड़, 4 बूंदों वाला उजाला। तो इंडिगो यहाँ पे आप लोगों को प्लांट करने को लगाया जाता था। दिस इंडिगो प्लांट वॉज लिटरली नॉट प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स। फार्मर का कहना था कि हमारा बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था इकोनॉमिकली, दिस इज लिटरली नॉट बेनिफिशियल टू द फार्मर कम्युनिटी। ये इंसान जो मैंने नाम कहा आप लोगों का, उनका नाम भी आप लोग ध्यान में रखिए, राजकुमार शुक्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने गांधी को इनवाइट किया और गांधी ने अपनी मैचेस ओपन कर दिए। राजकुमार शुक्ला फ्रॉम चंपारण्य इनवाइटेड गांधी जी टू लीड द चंपारण्य सत्याग्रह इन द 1917 सपोज, अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट 3 काठिया सिस्टम। 3 काठिया, अगेंस्ट 3 काठिया सिस्टम, चंपारण्य सत्याग्रह। इसे ध्यान में रखिए आप लोग, इनवाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला। अभी इसके बाद होता क्या है, गांधी जी चले जाते हैं और ब्रिटिशर्स से बात करते हैं, तो यानी ब्रिटिशर्स भी थोड़े लॉजिकली सोचते थे, गांधी जी तो अल्ट्रा लॉजिकल थे। गांधी जी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, आपके कुछ लोग, हमारे कुछ लोग, हम सब मिलकर एक कमेटी बनाएंगे। तो उस समय इस पूरे चीज़ों को, ये जो 3 काठिया सिस्टम थी, इसको स्टडी करने के लिए उस समय एक कमेटी बनाई गई थी। गांधी हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी। इसके ऊपर होमवर्क किया गया, स्टडी की गई, और अल्टीमेटली गांधी जी ने कमेटी को ये दिखा दिया कि ये जो 3 काठिया सिस्टम है, this is not only harmful for the farmers, this is also harmful for the British economy or entire Indian economy. This is not again economically beneficial for the Britishers. ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो सही बात है, और ब्रिटिशर्स ने ये 3 काठिया सिस्टम हमेशा के लिए स्क्रैप कर दी फिर। सो व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस सत्याग्रह? दिस 3 काठिया सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। इस 3 काठिया सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाता है, और जो फार्मर्स है उनको 25% ऊपर से कंपेंसेशन भी दिया जाता है। फिर अबोलिशन ऑफ 3 काठिया सिस्टम प्लस 25% कंपेंसेशन टू द फार्मर्स। और आपको ये भी सवाल पूछा गया कि ये जो 3 काठिया कानून था, 3 काठिया लॉ कहा जाता है इसे, या 3 काठिया कानून कहा जाता है। हा 3 काठिया कायदा पुढीलपैकी कुठल्या पिकाशी संबंधित होता?
तर इथं पीक लक्षात ठेवा. कुठलं पीक होतं ते? नीळ और इंडिगो. प्लीज डू इट. रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी गए तो सही चंपारण्य, बट गांधी जी को चंपारण्य में कौन कौन मिला फिर? तो गांधी जी को चंपारण्य में बड़े उनके फिर भविष्य के साथी मिल जाते फिर, जो सब लोग मिलके फिर एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल शुरू कर दी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप लोग ध्यान में रखिए, राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के पहले ये थे आप लोगों के क्या कहेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद. ये आप लोगों को गांधी जी को मिलते वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जेबी कृपलानी, ये भी काफ़ी फेमस ने भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में. जेबी कृपलानी. और नेक्स्ट नाम आएगा महादेव, हर हर महादेव, महादेव देसाई. ये 3 पार्टनर्स फॉर द फ्यूचर जर्नी गांधी जी अपने साथ रख लेते कि यू आर अ गुड पार्टनर्स बाय द वे. राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी एंड महादेव देसाई. तो इस प्रकार से चंपारण्य सत्याग्रह शट ऑफ, कट कर दिया जाता है. फिर ध्यान में रखिए, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970. 3 काठिया सिस्टम ध्यान में रखिए. इनवाइट किसने किया था गांधी जी को, वो ध्यान में रखिए. आउटकम क्या आया वो भी ध्यान में रखिए. इंडिगो प्लांट ध्यान में रखिए. और हु वाज द इंपॉर्टेंट लीडर सपोज. तो ये 3 नाम आपके सामने है. चंपारण्य सत्याग्रह होने के बाद गांधी जी नेक्स्ट वाला जो मूवमेंट शुरू करते हैं 1918 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. गांधी जी का इंडिया में ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था. जैसे चंपारण्य वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, सेम एज लाइक दैट दिस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक. भूख हड़ताल, मैं खाना नहीं खाएगा, मैं खाना नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, ऐसी चीज हो गई थी. अभी इधर इशू क्या था, या यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा गया कि यहाँ पे गांधी जी को किसने इनवाइट किया था. तो 1918 का जो मूवमेंट था उसको लीड करने के लिए गांधी जी को इनवाइट किया था अनुसया साराभाई. अनुसया साराभाई, अनुसया जी ने कहा कि एक काम किया यार, हमें भी आप थोड़ा सा लीड कीजिए. गांधी जी ने कहा प्रॉब्लम क्या है. तो लेबर ने कहा प्रॉब्लम ये है गांधी जी कि हमको पहले प्लेग बोनस मिलता था, यहाँ पे प्लेग का इपीडेमिक आया था, उसके बाद हम लोगों का वेजेस यानी प्लेग बोनस मिलता था. और रिसेंटली हम लोगों का प्लेग बोनस भी बंद कर दिया गया है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस. सो गांधी जी ने कहा ओके, आई विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. देन गांधी जी सिट फॉर द हंगर स्ट्राइक. और मैनेजमेंट गई थी कि गांधी जी ऐसा मत कीजिए, जो रहेगा हम लोग देंगे आप लोगों को. तो कंपेंसेशन भी ये 35% कंपेंसेशन दिया जाता है. 1918 में हुआ था फर्स्ट हंगर स्ट्राइक. और नेक्स्ट वाली मैच गांधी जी वापस 1918 में खेलते हैं आप लोगों की खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह क्वेश्चन यही पूछा गया है मोस्टली कि ये जो खेड़ा का सत्याग्रह है यहाँ पे गांधी जी को कौन से पावरफुल पार्टनर मिले थे. यहाँ पे गांधी जी को बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी मिली थी. उनका नाम तो आप लोग जानते ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल. गांधी जी को और इनकी फर्स्ट टाइम अभी मीटिंग होती है, गांधी जी कहते हैं कि यू आर अ गुड पर्सन, कम विथ मी, कम टू माई गैंग सपोज. और फिर बड़ा एक इन लोगों का एक यानी पावरफुल लोगों का काफ़ी बड़ा ग्रुप बन जाता है इनका. वल्लभ भाई पटेल, सॉरी वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल. उसके बाद इंदुलाल, इंदु इंदु दंदू हो गया ये, इंदु जाइए, इंदु इंदु इंदुलाल याज्ञनिक, याज्ञनिक न, ध्यान में रखिए. टू इंपॉर्टेंट फिगर्स. अभी खेड़ा में क्या प्रॉब्लम थी कि जो गांधी जी तो खेड़ा गया था, तो खेड़ा में किससे रिलेटेड, फार्म टैक्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी. आप ध्यान में रखिए. फर्स्ट मैच फार्मर्स, सेकंड मैच लेबर्स, थर्ड मैच अगेन फार्मर्स. ऑल द मैचेस वे आर फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई थी. एंड ऑल द मैचेस वॉज सक्सेसफुली वोन बाय मिस्टर गांधी जी. एकदम हाई परफॉर्मेंस डिलीवरी थी गांधी जी की. पावरफुल इंसान है गांधी जी, देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बॉर्न इन द लास्ट 200 ईयर्स. ऐसे कुछ कुछ ही लोग हैं, एक आप और दूसरे गांधी जी. मोदी जी भी आएंगे इसमें. नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे रोलट एक्ट, रोलट.
रोलट ऍक्ट 1919 महत्वाचं वर्ष लक्षात ठेवा. रौलट कायदा 1919 सुना होगा आप लोगों ने, क्या था ये? 1919 की बात है. आगे बढ़ेंगे. अभी क्वेश्चन ये पूछा गया कि ड्यूरिंग हु वाज द वाइसराय व्हेन द रोलट एक्ट वाज पास्ड. वाइसरॉय कौन थे यहाँ पे? तो ध्यान में रखिए, वाइसरॉय वाज चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड. 1919, आज से एग्जैक्टली 104 साल पहले क्या चल रहा था देश में? रोलट कायदा लगाया गया था. बैकग्राउंड क्या था लगाने के लिए? तो देखिए 1919 आते आते इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी टेररिज्म फैल गया था. क्रांतिकारक ही क्रांतिकारक है, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कहेंगे हम लोग इसे. बंगाल में, पंजाब में तो ज़बरदस्ती थी. ये वही समय था भगत सिंह वगैरह वगैरह का. काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे यहाँ पे, रिवोल्यूशनरी लीडर्स. और ब्रिटिशर्स परेशान हो गए. तो ब्रिटिशर्स ने, चेम्सफोर्ड ने फोन किया कि इसको सिडनी रौलट, जस्टिस सिडने रौलट, नाम ध्यान में रखिए, जस्टिस सिडने रौलट न्यायमूर्ति थे. और उनको कहा कि एक काम करो, ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है इसको कर्ब करने के लिए पावरफुल लॉ बनाओ, स्ट्रिंजेंट लॉ. जैसे आज का आप लोगों का यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट. के छोटा मोटा देश के खिलाफ अगर आप लोग कुछ करते, सिडेशन के चार्जेस डायरेक्टली, तो सिडने रौलट ने कहा सर जैसे आप कहेंगे एकदम पावरफुल एक्ट बनवा के दूंगा. तो रौलट ने, इसने बनवा के दिया. अंडर जस्टिस सिडने रौलट he appointed a committee to investigate the revolutionary activity and the outcome of this committee was Rowlatt Act. अभी इस एक्ट में क्या था? सो दिस एक्ट ऑथोराइजेस गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट. मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं आपकी एक्टिविटीज देखूंगा और मुझे थोड़ी सी भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगेगी, ही इज डूइंग समथिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगेन इमीडिएटली आई विल अरेस्ट यू. अरेस्ट करने के बाद आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कस्टडी में, इम्प्रिजनमेंट, और नो ट्रायल एंड नो नथिंग, नो कन्विक्शन, डायरेक्टली गायब इंसान. समझ लीजिए आप लोग, एकदम पावरफुल एक्ट. और बहुत लोगों को ऐसे घर से आप लोगों ने पिक किया था फिर. और इसमें क्या है ना, आप लोगों के फंडामेंटल राइट का पूरी तरह से उल्लंघन है कि नो ह्यूमन राइट्स एंड नो फंडामेंटल राइट, कि आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते. एनीथिंग यू आर टॉकिंग एज गवर्नमेंट, फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड, खत्म, टाटा बाय बाय. अंग्रेजों ने कहा हम लोग तो यही करेंगे, बट ब्रिटिशर्स ने कहा कि बेटा ये तो चलेगा नहीं. जो आप लोगों की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक भी इंडियन ने इस एक्ट को सपोर्ट किया नहीं था. भाई एवरी इंडियन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज अगेंस्ट द रौलट एक्ट एज इट वाज बेस्ड ऑन द सस्पेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. और आपको तो नहीं, बट बाकी एग्जाम में पूछा गया था कि रौलट एक्ट को किस नाम से जाना जाता था. तो इसे एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता था फ्रॉम इंडियन साइड. एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट. ठीक है, रौलट एक्ट आपने लगा दिया. गांधी जी ने देखा कि दिस इज द बेटर अपॉर्चुनिटी टू अगेन लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. सो गांधी जी स्टार्ट हिज फर्स्ट ऑल इंडिया प्रोटेस्ट. चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद वॉज द रीजनल कॉजेस. The cause was not on pan-India level, so Gandhiji find out the cause for pan-India level and he launched the first all-India mass protest in the form of anti-Rowlatt satyagraha. एंटी-रौलट सत्याग्रह इसे कहेंगे. क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि हु वाज द लीडर ऑफ एंटी-रौलट सत्याग्रह. तो बट ऑब्वियस गांधी जी. गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया था, द फर्स्ट ऑल इंडिया प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑन मास लेवल. ध्यान में रखिए सर, रौलट एक्ट, सिडने रौलट, बैकग्राउंड क्या था, रीजंस क्या था, और इंडियन ने क्या रिस्पॉन्स लिया. एंटी-रौलट कम में ये शुरू किया एक्ट. इसमें नेक्स्ट आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जलियनवाला बाग मसाकेर और जलियनवाला बाग हत्याकांड. खतरनाक था ये 1919.
सबसे पहली चीज डेट पूछी गई है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द जलियांवाला बाग मसाकेर वॉज ऑकर्ड। सो डेट आपको ध्यान में रखनी है यहां पे 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, ये त्योहार होता है इस दिन। जलियांवाला बाग मसाकेर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। ये भी ध्यान में रखिए कि जलियांवाला बाग आता कहाँ पे, तो जलियांवाला बाग इज अ पार्ट ऑफ अमृतसर। अभी अमृतसर कहाँ पे आता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया। सो ऑन 13 अप्रैल 1919 फ्यू पीपल्स गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग। एक ग्राउंड था ये, ओपन ग्राउंड, यहाँ पे कुछ लोग असेंबल होते हैं। असेंबल होने के पीछे कुछ लोगों का कहना था कि चलो हम जाके यहाँ पे बैसाखी भी सेलिब्रेट कर लेंगे, सेलिब्रेशन ऑफ बैसाखी। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेयर गैदर्ड ओवर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 पंजाबी लीडर्स, सत्यपाल सिंह एंड सैफुद्दीन किचलू। ये 2 लोगों का नाम ध्यान में रखिए। दिस बोथ आर द इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स। इन 2 लीडर्स को भी उसी एक्ट के तहत, रेवलोट एक्ट के तहत पिक किया गया था। पब्लिक वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द देयर अरेस्ट सपोज। जैसे अभी आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। द सेम थिंग वॉज ऑकरिंग 100 ईयर्स बैक। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे जनरल डायर था फिर आप लोगों का, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर। रेगिनाल्ड नाम था इसका, बहुत ही अच्छे इंसान नहीं थे ये, रेगिनाल्ड डायर। रेगिनाल्ड डायर नाम था इनका। ब्रिगेडियर जनरल थे, काफी हाई रैंक थी इनकी, ब्रिगेडियर जनरल। इन्होंने एक दिन पहले आईपीसी सेक्शन 144 लगाया था, जमावबंदी की, 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे असेंबल नहीं हो सकते। बट दिस ऑर्डर वॉज नॉट पब्लिकली इशूड। इसे पब्लिक को पता ही नहीं था और पब्लिक यहाँ पे जमा हो गई। और ना जाने जनरल डायर के मन में क्या गया, या अपनी सेना लेके गया वहाँ पुलिस वाले, और यहाँ पे जितने भी लोग थे इन सब लोगों को यहाँ से गोलियां मारी गई। 15 से 20 मिनट के लिए लोगों को मार दिया जा रहा था और तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग इस ओपन शूटआउट में मारे जाते हैं। वायलेंस सप्रेशन था ये इंडियंस का, बहुत ही भयानक तरीके से। ये किसी भी हालत में किसी भी इंडियंस को एक्सेप्टेड नहीं है। ये ना उस समय एक्सेप्टेड था दिस काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटी, और ना ही ये आज एक्सेप्टेड हो सकती है किसी भी हालत में नहीं। तो सभी को बुरा लगा इसका। सबसे फिर पहले जो थे हम लोगों के बड़े आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड करके उनको एक अवार्ड मिला था। ये एक टाइटल होता है जो ब्रिटिशर्स की तरफ से दिया जाता है आप लोगों को, ये उस समय का सबसे सर्वोच्च टाइटल था नाइटहुड करके। तो रविंद्रनाथ जी ने इसे रिटर्न कर दिया। उन्होंने कहा ब्रिटिश को कि रख लो भाई, तुम्हारा तुम टाइटल भी देते, हमारे लोगों को परेशान भी कर रहे, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने रिटर्न कर दिया। फिर आया हमारे गांधी जी की बारी। गांधी जी को भी एक टाइटल दिया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, कैसर ए हिंद। गांधी जी ने कहा कि मैं भी रिटर्न करता हूँ, रख लो अपना, कुछ ज़रूरत नहीं हमें। और ऐसा बिहेवियर रखोगे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेंगे। जलियांवाला बाग ने परेशान कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट वाली सिचुएशन आती है आप लोगों को, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, दैट इज खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का ईयर भी आप लोगों को पूछा गया है 1919। ये बड़ा ही वाइब्रेंट ईयर था ये। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, एंटी खिलाफत मूवमेंट वापस, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक आप लोगों की शुरू होगी। खिलाफत का इशू आया था। खिलाफत अभी एक इशू है क्या, तो खिलाफत का मतलब है कि टर्की करके एक एम्पायर है जहाँ पे अभी रिसेंटली भूकंप आया, टर्की है। तो टर्की में खलीफा आपने नाम सुना होगा, विज खलीफा तो नहीं, बट खलीफा का मतलब होता है गुरु। मोहम्मद पैगंबर के पास 4 खलीफा आए थे, तो उसमें से एक खलीफा टर्की में होता था, इस्तांबुल में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ
और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने सपोर्ट किया था अलाइड कंट्रीज को, यानी टर्की वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा टर्की और टर्की हार गए। टर्की को हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेस की जाती है और ब्रिटिशर्स जो खलीफा का पोस्ट है इसे डिसबैन कर देता है कि इसके बाद कोई भी खलीफा नहीं रहे। अब ये जो खलीफा था ये पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम का बड़ा ही यानी आदरणीय स्थान था खलीफा को, और ये डिसबैन करने की वजह से पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम के सेंटिमेंट्स हर्ट्स हुए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स। इसकी अभी ये इशू हुआ टर्की में, बट इसका इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया में, और इंडिया में भी कुछ लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया। तो क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट और एंटी मुस्लिम स्टांस। सो इसमें दो ब्रदर थे, आप लोगों के ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट नाम है उनका। अली ब्रदर्स कहा जाता है इनको, अली ब्रोज और अली ब्रदर्स। इन अली ब्रदर्स में दो है, बड़े भैया है शौकत अली और दूसरा नाम है लियाकत अली। ये उस समय के प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे और इन्होंने ये मूवमेंट शुरू कर दी। मूवमेंट इन द सेंस एक प्रोटेस्ट कहते हैं हम लोग इसे। दिस एंटी खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाय अली ब्रो, लियाकत अली एंड शौकत अली। इलाहाबाद में सभी पार्टियों की मीटिंग हुई, वाराणसी। यहां पे 1920 की बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे एक एंटी खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, AKC, एंटी खिलाफत कमेटी, टू फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ऑन दिस इशू। और इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, ये भी पूछा गया कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एंटी खिलाफत कमेटी। सो हिज नेम वाज गांधी अगेन। गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ एंटी खिलाफत मूवमेंट। एंड नेक्स्ट पूछा गया कि प्रेसिडेंट अगर ये तो फिर बाकी मेंबर्स कौन है, तो मेंबर्स में आप लोग अली ब्रोस का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बड़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हसरत रूहानी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है हसरत रूहानी जी की। ये सब लीडर्स गांधी जी को मिले फिर, और ये मूवमेंट एक तरीके से शुरू कर दी फिर आप लोगों ने, एंटी खिलाफत मूवमेंट। ऑल पार्टी मीटिंग ऑकर्स एट इलाहाबाद इन 1920। एंटी खिलाफत कमेटी was constituted and Gandhi ji was appointed as the president of this anti khilafat committee. After that, Liaquat Ali, Shaukat Ali, Maulana Abul Kalam Azad and Hasrat Mohani was the members of this committee. अभी क्वेश्चन ये कहा है कि ये जो कमेटी थी, इस कमेटी को किसने अपोज किया था। वैसे ये इशू तो चल रहा था मुस्लिम्स के लिए, बट इस कमेटी को अपोज भी एक मुस्लिम ने किया था। उनका नाम था बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना, द फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। और इनका यह कहना था कि गांधी जी को एंटर करने की क्या जरूरत थी, मैं भी तो लीडर था, मेरे बारे में भी तो सोच सकते थे, बट आपने गांधी जी को चूज कर लिया। सो आई विल अपोज दिस कमेटी और दिस मूवमेंट अपोज। एंड अलग ओपिनियन था, उनका कहना था कि ये मुस्लिम समाज का फैंटिसिज्म हो रहा है एंड आई विल नॉट सपोर्ट दिस एक्टिविटी, ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद ये जो मूवमेंट है एंटी खिलाफत मूवमेंट, एंटी खिलाफत मूवमेंट को किस प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स ने अपोज किया था। तो जीना तो थे ही सपोज, और इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आएगा मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे ये मदन मोहन मालवीय जी, टिपिकल राइटिस्ट लीडर। और दूसरे आएंगे आपके लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये मुस्लिमों का इशू कुछ लेने की ज़रूरत थी नहीं, और ठीक है चलो ले ही लिया तो मैं कुछ आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। सो इन दो लीडर्स ने कुछ इस एक्टिविटी को सपोर्ट किया था नहीं, बट ये इशू बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये मूवमेंट जितनी स्पीड में शुरू होती है उतनी स्पीड में ख़त्म भी हो जाती है। और नेक्स्ट आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाउन करेंगे एंड में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। प्लीज डू रिमेंबर द ईयर ऑल्सो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
1920। इधर तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए कि ये जो मूवमेंट थी, इस मूवमेंट को हमें शुरू करना है, इसका रिजोल्यूशन किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में लिया गया था। तो ध्यान में रखिए 1920 को इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे हमने लास्ट इसमें कहा था कि ये लोग दिसंबर में हमेशा मिलते थे, तो ये लोग इस साल के दिसंबर में 1920 में मिलते हैं। कहाँ पे? नागपुर में, नागपुर। और इस नागपुर इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर सेशन में इस प्रोग्राम को अप्रूव किया जाता है कि फ्रॉम दिस डेट वी विल स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नागपुर सेशन ऑफ 1920 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव्ड द रिजोल्यूशन ऑफ योर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये जो रिजोल्यूशन था, ये रिजोल्यूशन किसने इंडोर्स्ड किया था। तो ये जो रिजोल्यूशन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो इस सेशन में इसे इंडोर्स किया था चित्तरंजन दास, CR दास, राजा जी भी कहा जाता है इनको। बड़ी फिगर है ये। आई थिंक ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय और समथिंग, आई कुड नॉट रिकॉल इट, बट ये पढ़ेंगे हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है चित्तरंजन दास, लॉयर है काफ़ी फेमस। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या मेथड रहेगा, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या करेंगे आप लोग। तो काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाइकआउट करना है। यहाँ पे बाइकआउट ब्रिटिश एजुकेशन, सेम एज लाइक स्वदेशी, सब बाइकआउट कर दीजिए, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग एवरीथिंग, एंड डोंट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। नॉन कोऑपरेशन, तो मैं तो कोऑपरेट करेंगे नहीं। मूवमेंट शुरू कर दिया आप लोगों ने। यहाँ पे एक बार पूछा गया कि ये जो नो टैक्स कैंपेन है, नो टैक्स कैंपेन भी अभी चला गया था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि नो टैक्स कैंपेन जो था वो किस मूवमेंट के समय शुरू किया गया था। सो नो टैक्स कैंपेन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ध्यान में रखिए इसे, नो टैक्स कैंपेन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरत थी, कि व्हाट वाज द कॉजेस टू लॉन्च और व्हाट वाज द ग्राउंड टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसके लिए बहुत से ग्राउंड थे। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रोलर टैक्स लगा दिया था। रोलर टैक्स, जलियनवाला बाग, मसाकेर, वर्ल्ड वॉर 1 ऑलरेडी शुरू था, पब्लिक पूरी परेशान थी। खिलाफत मूवमेंट का एक इशू था। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को देखा। गांधी जी का कहना था कि ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ब्रिटिशर्स का पॉलिसी 1857 के बाद डिवाइड एंड रूल का, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट है या एंटी खिलाफत मूवमेंट कहेंगे हम लोग, दिस सिंबलाइज द हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। बट ये इशू बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो गया, तो गांधी जी ने कहा चलो कॉजेस तो है ही अपने पास, अभी हम लोग बेशक शुरू कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो इस कॉजेस को लेकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी थी। आपको एक क्वेश्चन इसमें ये कहा गया था, अभी बात ऐसी हुई यहाँ पे कि तिलक जी ने सपोर्ट तो किया नहीं, पर तिलक जी इस समय चल बसे। 1 अगस्त 1920 में तिलक जी का निधन हो जाता है। तो गांधी जी बड़े आत्मीयता रखते थे तिलक जी के साथ, भले ही वो थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें ओपिनियन में डिफ्रेंशिएशन रहे, बट गांधी जी काफ़ी इथिकल पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय पे तिलक स्वराज फंड शुरू किया था। तिलक स्वराज फंड। क्वेश्चन पूछा गया तिलक स्वराज फंड वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच मूवमेंट। सो दिस स्टार्टेड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। रिमेंबर दिस, तिलक स्वराज फंड। मूवमेंट शुरू हो जाती है, बट मूवमेंट सडनली रुक जाती है। अभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंसेस दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टॉप्ड। तो ध्यान में रखिए, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड।
चौरी चौरा आता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ये भी ध्यान में रखिए, गोरखपुर, जहाँ से आप लोगों के आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी आते हैं। इस मठ के ये भी वो अध्यक्ष गोरखपुर मठ के, और गोरखपुर आता है उत्तर प्रदेश। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, यहाँ पे कुछ एंटी लीकर कैंपेन्स चल रहे थे, पुलिस वाले गए, एंटी लीकर कैंपेनिंग करने वालों को मारा, कैंपेनिंग करने वाले पुलिस स्टेशन गए तो पब्लिक को भगाने के लिए फायर किया गया, और पब्लिक फिर अपना अपाक हो बैठी और दे अटैक्ट ऑन द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को घेर लिया जाता है और चारों तरफ से पब्लिक इसको जला देती है। 15 मिनट बाद 22 पुलिस वाले जिंदा मारे जाते। इट लीड टू द डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन। और गांधी जी तो फिर परेशान हो जाते कि मैं आप लोगों को अहिंसा सिखा रहा हूँ और तुम लोग तो मुझे हिंसा की खतरनाक केस स्टडीज दे रहे हो, ये कैसे क्या चलेगा ऐसा। एंड बाय कंसिडरिंग दिस इंटायर नॉन वायलेंट सिनेरियो, गांधी जी ने कहा कि भैया माफ़ करो, ये मूवमेंट रोक देंगे हम लोग, बिल्कुल चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। खतरनाक तरीके का ये था, ये क्या कहेंगे आप लोग, वायलेंस। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब चौरी चौरा का इंसिडेंस हुआ था, वेयर वेयर द गांधी जी, गांधी जी इंडिया में कहाँ पे थे, तो गांधी जी थे यहाँ पे बारडोली में। बारडोली आता है बेटा आप लोगों के गुजरात स्टेट। बारडोली का सेशन था 1922 का। इस 1922 के बारडोली सेशन में अप्रूव किया जाता है टू स्टॉप नॉन कोऑपरेशन। सभी लोग अपोज में थे, ऑल प्रोमिनेंट लीडर, जीना पटेल जी, नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद जी, ऑल प्रोमिनेंट फिगर्स वेर अगेंस्ट द स्टॉपिंग ऑफ योर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट गांधी जी ने कहा है कि देखो मेरी जो फिलोसॉफी है और मेरा जो कॉन्सेप्ट, इट रन्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड विल बी नॉन वायलेंस। और आप लोग वायलेंस कर रहे हो, इट इंडिकेट दैट यू हैव नॉट येट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। सही चीज है, तुझे अगर कंसेप्ट ही पता नहीं तो एग्जाम देके तू पास थोड़ी ना होने वाला है। तू तो गलत आंसर लिख के आ रहा है एग्जाम में, तो पास होने के चांसेस है ही नहीं, तेरे बुरी तरह से फेल होगा तो गांधी ने कहा कि खुद को ही डिमोटिवेट करने से अच्छा है अनइथिकल एक्टिविटीज करके हम लोग थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेंगे शांति में, और उसके बाद हम लोग वापस समय देख के नई मूवमेंट लॉन्च कर लेंगे। ये आप लोग ध्यान में रखिए। ये हो गया, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा कि किसने, कौन लीडर है तुम्हारा, तो बट ऑब्वियस नाम आएगा सामने गांधी जी का। और ये आपका चौरी चौरा का कांड होने के बाद गांधी जी को ब्रिटिश अरेस्ट कर लेते हैं फिर, और अरेस्ट करने के बाद गांधी जी वॉज इम्प्रिजन्ड बाय 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जेल में डाल दिया जाता है गांधी जी को 6 साल के लिए। क्वेश्चन ये भी पूछा गया आप लोगों को, एक ही बार पूछा गया था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी इस समय गांधी जी ने कौन सा स्लोगन लोगों को दिया था, लोग क्या कह रहे थे। तो यहाँ पे द स्लोगन गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्वराज इन अ ईयर, एक साल में स्वराज। लोग चिल्लाते थे स्वराज इन अ ईयर, स्वराज इन अ ईयर। देखिए कितना प्यार करते हैं गांधी जी तिलक जी से, क्योंकि स्वराज का कॉन्सेप्ट भी गांधी इनका ही था, तिलक जी का, तिलक और दादा भाई नौरोजी। तो जो अपने पहली वाली जनरेशन थी उन्हीं के बनाए हुए रास्ते के ऊपर गांधी जी बड़े पोलाइटली चल रहे थे। अभी ये सब हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गई, जलियांवाला बाग हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। अभी इन सब का आउटकम क्या आया, तो आउटकम आप लोग लिखे कि इतना सारा करके हम लोगों को आउटकम आया है हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। बच्चों ध्यान में रखिए, यूनिटी बड़ी ज़रूरी है, अन्यथा लोग आपकी इस डिवाइडेशन का फायदा लेके दे विल रूल यू, एंड दिस इज व्हाट हैपन विद यू 100 years बैक। यहां तक चीजें हैं। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी डिस्कस्ड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर, द जर्नी ऑफ गांधी जी एट साउथ अफ्रीका। किस चीज़ के लिए गांधी जी, यानी गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ ध्यान में रखिए, उनके बाबूजी का नाम ध्यान में रखिए, उनके बाबूजी का क्या ऑक्यूपेशन था वो ध्यान में रखिए, गांधी जी का एजुकेशन कहाँ से हुआ, हायर एजुकेशन। गांधी जी साउथ अफ्रीका किस चीज़ के लिए गए थे, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज क्लाइंट, दादा अब्दुल्ला का नेम ध्यान में रखिए। वहाँ पे जाने के बाद गांधी जी को कैसे क्या समझ में आता है कि ये रिवोल्यूशन की ज़रूरत है। 7 दिन के लिए गया हुआ इंसान 22 साल रुक जाता है वहाँ पे।
और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कौन सी चीज़ें शुरू की, नतल इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन, उनके 3 मूवमेंट, टॉलस्टॉय फार्म, सब ध्यान में रखिए। 22 साल होने के बाद गांधी जी केम टू इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन द लाइफ ऑफ इंडियंस, 9 जनवरी 1915। We celebrate this day as a Pravasi Bharatiya Divas. We started it in the 2003 and this is the 20th year of the this NRI Day. Suppose किसने बुलाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को ध्यान में रखिए। उसके बाद गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट की? द फर्स्ट मूवमेंट वाज चंपारण्य, सेकंड वाज अहमदाबाद एंड थर्ड वाज खेड़ा। चंपारण्य वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, अहमदाबाद वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एंड योर खेड़ा वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जलियांवाला बाग के ऊपर आ जाइए, रौलट एक्ट के ऊपर आ जाइए। रौलट एक्ट का क्या बैकग्राउंड था, क्या इसमें प्रोविजंस थी, किस तरह से अपोज किया। जलियांवाला बाग के ऊपर आएंगे, ट्रेजेडी किस वजह से हुई थी, काफ़ी भयानक ट्रेजेडी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या रिस्पॉन्स दिया? तो वी स्टार्टेड एंटी रौलट एंड एंटी जलियांवाला बाग और वी स्टार्टेड द एजिटेशन। खिलाफत का इशू क्या था वो ध्यान में रखिए। खिलाफत की मूवमेंट को किसने शुरू किया इंडिया में? अली ब्रदर्स को ध्यान में रखिए। और गांधी जी ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमेटी। खिलाफत का इशू सॉर्ट आउट हो जाता है और उसके बाद डायरेक्टली अब लॉन्च हो जाइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर। 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होती है और बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है विद द इंसिडेंट, वायलेंट इंसिडेंट्स ऑफ चोरी चोरा कांड एट उत्तर प्रदेश। और बाद में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।